इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी थी। इंसानी सभ्यता का अब टेक्नोलॉजी में लेवल काफी ऊंचा हो जाता है। उड़ने वाली कार से लेकर ऑटोमेटिक चलने वाले रोबोट्स अब सभी जगह दिखाई दे रहे थे, यानी कि इंसानों की मॉडर्नाइजेशन अपने पीक पर होती है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी इंसान एक चीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जो था पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। इतना ज्यादा पॉल्यूशन होने के कारण पूरा इन्वायरमेंट और ओजोन लेयर पर भी इसका फर्क पड़ रहा था और वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया होता है कि कुछ ही सालों के अंदर ही अंदर पृथ्वी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसीलिए अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकालने के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ मिलकर आने लगी। अब हमें यहाँ पर रॉबिन्सन नाम का एक एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है जो सारी जनता को बता रहा था कि हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पृथ्वी के जैसा एक और प्लेनेट को ढूंढ निकाला है जिसका नाम अल्फा प्राइम था। और अब रॉबिन्सन और उसके ऑर्गेनाइजेशन ने सारी तैयारी कर ली थी कि कैसे वो अल्फा प्राइम प्लेनेट पर पहुंचेंगे और इंसानी सभ्यता को एक नई उड़ान देंगे। दरअसल रॉबिन्सन की टीम ने डिसाइड किया था कि वो सबसे पहले जुपिटर प्लैनेट पर जाएंगे और फिर वहां से रिफ्यूलिंग करके उस दूसरे प्लैनेट की तरफ। इस पूरे प्रोसेस में अल्फा प्राइम प्लैनेट पर पहुंचने के बाद अगर उन्हें सारी चीजें ठीक लगी तब वो अल्फा प्राइम प्लैनेट के ऑर्बिट के सामने एक ऐसा पोर्टल बना देंगे जो कि कनेक्ट करेगा पृथ्वी को, क्योंकि वैसा ही सेम पोर्टल पृथ्वी के पास भी मौजूद होगा। इन पोर्टल्स की मदद से पृथ्वी पर मौजूद बाकी सारे लोग काफी कम टाइम में अपने प्लैनेट तक पहुंच सकते हैं, यानी कि इन सारी चीजों से उनकी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। रॉबिन्सन ने तो अपनी पूरी फैमिली को भी इस पूरे मिशन में लेकर जाने का डिसीजन लिया था और अब सारी चीजें प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चल रही थी। अब हमें यहाँ रॉबिन्सन की बेटी पेनी को दिखाया जाता है जो इस मिशन में जाने की बात सुनकर काफी नाराज हो चुकी थी, क्योंकि उसे साफ साफ पता था कि अगर वो इस मिशन में जाएगी तो उसे 10 सालों तक क्रायो स्लीप में रहना होगा। दरअसल क्रायो स्लीप वो टेक्निक होती थी जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में कई सालों के सफर को सरवाइव कर लेते थे। इस कंडीशन में रहने के कारण उनकी बॉडी का ग्रोथ एकदम से रुक जाता है और उन्हें खाने पीने की भी कोई जरूरत नहीं होती, जिससे कि उतने टाइम के लिए स्पेसशिप में मौजूद सारी रिसोर्सेस एकदम बचे हुए रहते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ रॉबिन्सन का छोटा बेटा जिसका नाम विल होता है, वो इन सारी स्पेस रिसर्च चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। वो तो अपने फादर को एक आइडल की तरह मानता है और उन्हीं की दिखाए गए चीजों को फॉलो करता है। लेकिन फिलहाल विल अपने फादर रॉबिन्सन से थोड़ा सा नाराज था, क्योंकि विल ने स्पेस से रिलेटेड ही कोई स्कूल प्रोजेक्ट बनाया होता है जिसे कि उसके फादर ने देखा तक नहीं। बट अब कुछ भी हो जाए, विल भी अपने फादर के साथ मिशन के अंदर जरूर जाएगा। अब हमें यहाँ पर डॉक्टर स्मिथ दिखाए जाते हैं जो कि रॉबिन्सन के फैमिली डॉक्टर थे। यहाँ पर हमें राज की बात पता चली कि डॉक्टर स्मिथ एक इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से एक मिशन मिला होता है कि वो रॉबिन्सन की स्पेसशिप को लॉन्च होने से पूरी तरीके से रोक दें, जिससे कि वो कभी भी अल्फा प्राइम प्लैनेट पर नहीं पहुंच पाएगा। डॉक्टर स्मिथ सभी को चकमा देकर किसी भी तरीके से स्पेसशिप के अंदर घुस जाते हैं उसे रोकने के लिए। टेररिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन ने स्मिथ को एक रोबोट बनाकर दिया था जो कुछ ही समय के अंदर स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देगा। सबसे पहले स्मिथ आकर स्पेसशिप के अंदर कुछ चेंजेस करने लग जाता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर स्मिथ के एक साथी ने उसे ही धोखा दे दिया और उसे बेहोश करके वहाँ से भाग गया। अब यहाँ रॉबिन्सन अपनी पूरी फैमिली और टीम के साथ स्पेसशिप के अंदर बैठकर लॉन्च कर जाता है अंतरिक्ष की तरफ, यानी कि अब डॉक्टर स्मिथ भी स्पेसशिप के अंदर मौजूद थे। सारे प्रोसीजर्स अच्छे से होने के बाद उन सभी को अब क्रायो स्लीप के अंदर जाना था, इसीलिए वो सब अपने अपने चैम्बर में जाकर गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन यहाँ कई घंटे बीत जाने के बाद डॉक्टर स्मिथ की आंख खुलती है, जो कि इस पूरे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने यानी कि उन्हें रोकने आया था। डॉक्टर स्मिथ ने जैसे ही चारों तरफ देखा तब उसे रियलाइज होता है कि वो स्पेसशिप यानी कि अंतरिक्ष के अंदर आ चुका है और अब डॉक्टर स्मिथ सीधा उस रोबोट को रोकने के लिए चला गया था और अगर स्पेसशिप इस तरीके से अंतरिक्ष में डिस्ट्रॉय हो गई तो वो भी मारा जाएगा। इन सारी चीजों से घबरा कर डॉक्टर स्मिथ ने रॉबिन्सन और उसकी पूरी टीम को क्रायो स्लीप से जगा दिया था। सभी लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं कि इतनी जल्दी ये क्रायो स्लीप ओपन कैसे हो गई। वो लोग अब बाहर आके कंट्रोल रूम के अंदर कंडीशन देखने लगे। रॉबिन्सन तो डॉक्टर स्मिथ को स्पेसशिप में देखकर पूरी तरीके से चौंक गया था, बट अब वो रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्पेसशिप में तबाही मचा रहा होता है। रॉबिन्सन और उसकी टीम को पता चला कि स्पेसशिप में कुछ खराबी आने के कारण वो सब अपने रास्ते से भटक चुके हैं।
और अब वो सब किसी अनजान जगह पर आ चुके थे जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं होता। रॉबिन्सन को अब जाकर सब कुछ पता चल गया था कि डॉक्टर स्मिथ ने उन्हें धोखा दिया है। वो तो डॉक्टर स्मिथ से पूछने लगा कि आतंकवादियों ने तुम्हें इसके बदले कितने पैसे दिए हैं, लेकिन डॉक्टर स्मिथ इस बारे में कुछ कहता ही नहीं। इसीलिए अब रॉबिन्सन और उसकी पूरी टीम ने डॉक्टर स्मिथ को एक दूसरे चैम्बर में बंद कर दिया था। मैप को अच्छी तरीके से देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो तो एक दूसरे आयाम में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो लोग प्लेनेट पर जाने के लिए हाइपर ड्राइव की मदद ले रहे थे। और अगर इन सारी चीजों में थोड़ी सी भी खराबी आ जाती है तो उनका डायरेक्शन बदल जाएगा। पर अब उन्हें कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस जगह से दूसरी जगह पर जाने का। लेकिन थोड़ी देर आगे चलने के बाद ही उन सभी को एक दूसरी स्पेसशिप दिखाई जाती है। ये स्पेसशिप काफी ज्यादा बड़ी और एडवांस लग रही थी। रॉबिन्सन के स्पेसशिप में जो पायलट होता है उसका नाम डॉन था। डॉन उसे बता रहा था कि जो दूसरी स्पेसशिप हम सामने देख रहे हैं वो किसी इंसान की देखने पर बिल्कुल नहीं लग रही थी। इसीलिए अब रॉबिन्सन ने बहुत ज्यादा सोचने के बाद डिसीजन लिया कि वो स्पेसशिप के अंदर जाकर देखेंगे। डॉन रॉबिन्सन को एक एडवाइस देता है कि हमें डॉक्टर स्मिथ को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर स्मिथ हमारे स्पेसशिप में रहेगा तो वो जरूर भागने की भी कोशिश कर सकता है, जिससे कि हमारा स्पेसशिप को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचेगा। इसीलिए अब रॉबिन्सन डॉक्टर स्मिथ को भी अपने साथ कैरी करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ रॉबिन्सन के बेटे विल ने अपना दिमाग लगाकर उस रोबोट को पूरी तरीके से अपने हिसाब से कंट्रोल कर लिया था। यानी कि अब जो रोबोट पूरी स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था वो उनकी मिशन में हेल्प कर सकता है। इसीलिए रॉबिन्सन अपनी वाइफ, डॉन, रोबोट और डॉक्टर स्मिथ को लेकर उस दूसरे स्पेसशिप की तरफ चले गए थे। देखते ही देखते सभी लोग स्पेसशिप के अंदर वाले चैम्बर में पहुंच जाते हैं। थोड़ा पास जाने पर तो उन्हें अंदर का एनवायरनमेंट एकदम अजीब जैसा दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पर लिटरली पेड़ पौधे उग चुके थे जो एकदम दूसरी प्रजाति के ही लग रहे होते हैं। डॉन को तो अब एक अजीब तरीके का जानवर भी मिलता है जो बंदर जैसा दिख रहा था। उस बंदर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस भी रंग के ऊपर बैठेगा उसका कलर धारण कर लेगा, यानी कि इसमें किसी गिरगिट जैसी प्रॉपर्टी मौजूद थी। डॉन तो इन्हीं सारी अजीब चीजों को एक्सप्लोर करने में बिजी हो जाता है। तभी रॉबिन्सन को बहुत सारी चीजें उसके पास आने की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो सब ऊपर की तरफ देखते हैं तब उन्हें पता चला कि वो तो रोबोटिक मकड़ियां हैं जो लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये मकड़ियां इतनी ज्यादा रेडियो एक्टिव होती हैं कि लोहे को भी पिघला दे रही थी। रॉबिन्सन के सारे टीम मेंबर्स जान बचाकर अपने वाले स्पेसशिप के अंदर ट्रांसफर हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो सारी मकड़ियां उनका पीछा बिल्कुल भी नहीं करेंगी, लेकिन ये उनकी सरासर गलतफहमी होती है। उन रोबोटिक मकड़ियों का झुंड तो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता था, जो अब डायरेक्टली उनके स्पेसशिप पर आकर बैठ जाता है। और अगर उन लोगों ने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो ये पूरे मेटल को खाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगी। यहाँ रॉबिन्सन की वाइफ के पास उनमें से एक मकड़ियों का सैंपल मौजूद होता है, इसीलिए वो लगातार उसके ऊपर टेस्टिंग करने लगी थी। थोड़ी देर के अंदर पता चला कि ये सारी मकड़ियां लाइट की तरफ अट्रैक्ट करती थीं और उनकी स्पेसशिप में बहुत सारी लाइट्स होती हैं, इसीलिए वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर चिपक रही होती हैं। पर यहाँ डॉन के पास सभी को बचाने का एक अच्छा आइडिया था। उसने दूसरे वाले स्पेसशिप के सिस्टम को हैक करके वहाँ के एक चैम्बर का बूस्टर ऑन कर दिया, जिससे कि बहुत सारे फ्लेम थ्रोअर्स बाहर निकलने लग जाते हैं। अब चैम्बर के अंदर इतनी रोशनी जनरेट होने के कारण सारी मकड़ियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थीं। लेकिन ये सारी चीजें पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाती हैं, जिससे कि वो दूसरी स्पेसशिप अब ब्लास्ट होने लगी थी। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि रॉबिन्सन की स्पेसशिप भी इसमें समाने वाली थी, लेकिन डॉन किसी भी तरीके से स्पेसशिप को कंट्रोल करता है और वहां से बाहर निकलता है। लेकिन इसका झटका इतना ज्यादा तेज था कि वो स्पेसशिप को एक दूसरे प्लेनेट पर ही लेकर आ गया होता है। वो सब तो डायरेक्टली आकर उस अनजान प्लेनेट के ऊपर क्रैश लैंड करते हैं। रॉबिन्सन, डॉन और किसी को भी अंदाजा ही नहीं था कि ये प्लेनेट कौन सा है और वो कहाँ आ गए हैं। विल भी बहुत ज्यादा डर चुका था, लेकिन जब स्पेसशिप एक जगह पर आकर रुकती है तब वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े बबल को देख रहा था। रॉबिन्सन डॉन के साथ डिस्कस कर रहा होता है कि इस प्लेनेट पर वो बड़ी सी बबल वाली चीज क्या है। आखिर वो लोग किस्मत से यहाँ पर पहुंचे हैं तो उस बबल के बारे में उन्हें जानना ही होगा। रॉबिन्सन बोल रहा था कि शायद से ये कोई एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिससे कि हम इंसानी सभ्यता को एक लेवल और आगे लेकर जा सकते थे। इसीलिए अब उन्हें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए।
रॉबिन्सन का मानना था कि उनकी टीम को बबल के अंदर जाकर चेक करना ही होगा कि अंदर क्या मौजूद है। अब यहाँ रॉबिन्सन और डॉन कैसे भी करके उस बड़े से बबल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर तो सारी चीजें एकदम एडवांस लग रही थी। थोड़ा और अंदर जाने के बाद रॉबिन्सन को एक धूल में पड़ी हुई मशीन दिखाई देती है, जिसे कि जब वो ध्यान से देखता है तब रियलिटी पता चली कि ये तो उनकी जुपिटर 2 नाम की स्पेसशिप है जिसके अंदर वो सब आए थे। यानी कि ये बात अब कंफर्म हो चुकी थी कि वो सब घूम फिरा कर फ्यूचर में आ चुके हैं, जिसमें कि उनकी स्पेसशिप यहीं पर फंसे रह जाएगी। अब हमें यहाँ विल को दिखाया गया जो स्पेसशिप के अंदर मौजूद अपने खराब हुए रोबोट को ठीक कर लेता है, क्योंकि उसकी सारी प्रोग्रामिंग विल के पास ही मौजूद थी। यहाँ बबल के अंदर डॉन और रॉबिन्सन अपनी रिसर्च कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से कोई उनके ऊपर हमला कर देता है। डॉन तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था, लेकिन जब रॉबिन्सन पीछे मुड़कर देखता है तब पता चला कि वहाँ पर तो एक और आदमी मौजूद है जिसने कि उन दोनों को बेहोश किया था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि रॉबिन्सन का बेटा विल था, जो कि 20 साल बाद काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। विल तो अपने फादर रॉबिन्सन को पूरी तरीके से पहचान गया था। विल द्वारा बचपन में बनाया गया रोबोट अभी भी उसके साथ मौजूद होता है, क्योंकि उसने उसमें डेवलपमेंट किए थे। थोड़ी देर में ही सब कुछ क्लियर होने के बाद विल अपने फादर रॉबिन्सन और डॉन को सब कुछ समझा रहा था कि शायद आप लोग टाइम ट्रेवल करके 20 साल आगे पहुंच चुके हो। ताज्जुब की बात ये थी कि इतने टाइम में विल ने भी एक टाइम मशीन का इजाद कर लिया होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही आदमी ट्रेवल करके टाइम में आगे या फिर पीछे जा सकता था। रॉबिन्सन अपने बेटे की इस तरीके की इंटेलिजेंस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हमें यहाँ छोटा वाला विल दिखाया गया जो अपने फादर को ढूंढते हुए बबल के अंदर जाने लगता है। छोटे वाले विल के पीछे तो अब स्पेसशिप के अंदर से बाहर निकलकर डॉक्टर स्मिथ भी आ चुके थे, जो लगातार अब उसके पीछे जाते रहते हैं। बबल के थोड़े पास ही में हम कुछ लोगों की कब्र को देख रहे थे। ये कब्र और किसी के नहीं बल्कि विल की मदर और उसकी दोनों बहनों के होते हैं, यानी कि फ्यूचर में जाकर वो तीनों मारे जाएंगे। फ्यूचर वाला विल अपने फादर रॉबिन्सन को बता रहा था कि मैंने ये टाइम मशीन अपनी फैमिली को वापस लाने के लिए बनाई है। मैं टाइम मशीन में बैठकर उस समय पर चला जाऊंगा जब पृथ्वी से आप लोगों की स्पेसशिप मिशन के लिए लॉन्च हो रही थी। मैंने अगर पास्ट में जाकर उस लॉन्च को रद्द कर दिया तो आप लोग यहाँ पर कभी पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि बबल में जाने से पहले विल के फादर रॉबिन्सन ने उससे वादा किया था कि वो वापस लौट कर आएंगे, पर वो कभी लौटे ही नहीं। यानी कि फ्यूचर में जाकर रॉबिन्सन और उसकी पूरी फैमिली की भी मृत्यु हो जाएगी। विल ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसीलिए उसे लग रहा होता है कि अगर वो पास्ट चेंज कर देगा तो फ्यूचर भी पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। लेकिन रॉबिन्सन विल को साफ साफ मना करते हैं कि ये सारी चीजें करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से पृथ्वी के करंट टाइम पर काफी असर पड़ सकता था और ये चीजें हद से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। अब हमें यहाँ पर छोटा वाला विल दिखाया गया जिसके साथ डॉक्टर स्मिथ होता है। डॉक्टर स्मिथ के दिमाग में एक बहुत ही गंदा प्लान चल रहा था, इसीलिए वो अपनी गन निकालकर विल के ऊपर पॉइंट कर देता है और अब वो डायरेक्टली सामने आ जाता है रॉबिन्सन और फ्यूचर वाले विल के। डॉक्टर स्मिथ ने विल को गन पॉइंट पर इसीलिए लिया था क्योंकि उसने विल की सारी बातें सुन ली होती हैं और अब उसे किसी भी तरीके से टाइम मशीन खुद के यूज के लिए चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्मिथ जैसे ही विल को मारने जाता है तभी उसके पीछे से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर आता है जो कह रहा था कि मैं हूँ डॉक्टर स्मिथ। दरअसल ये फ्यूचर का डॉक्टर स्मिथ होता है जिसे कि उन रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स ने काट लिया था और उन मकड़ियों के इन्फेक्शन के कारण ही डॉक्टर स्मिथ की हालत फ्यूचर में जाकर ऐसी हो गई, यानी कि वो इंसान से कन्वर्ट होकर पूरी तरीके से एक क्रिएचर यानी कि रेडियो एक्टिव बॉट्स में कन्वर्ट हो गया था। और अब उस खतरनाक क्रिएचर वाले स्मिथ ने अपने ही प्रेजेंट टाइप के स्मिथ को जान से मार दिया होता है। डॉक्टर स्मिथ बता रहा था कि अब बारी है तुम सभी के मरने की। क्रिएचर वाले स्मिथ ने तो अब विल के रोबोट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया और उसे आदेश दिया कि तुम रॉबिन्सन, विल और डॉन को अपने कब्जे में रखो और अगर उन तीनों में से कोई भी भागने की कोशिश करे तो जान से मार दो। यानी कि डॉक्टर स्मिथ की भी नजर कहीं न कहीं इस टाइम मशीन पर मौजूद थी। वो भी इसका यूज करके पास्ट और फ्यूचर में जाकर सारी चीजें बदलना चाहता था। वो रोबोट तो लगातार उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ता ही रहता है, पर तभी छोटे वाले विल ने रोबोट को एहसास दिलाया कि वो उसका क्रिएटर है और उन लोगों ने साथ में कितनी सारी चीजें एक्सपीरियंस की थी। लेकिन यहाँ पर वो रोबोट अब डॉक्टर स्मिथ के कंट्रोल में होता है क्योंकि उसके अंदर मौजूद एक चिप की प्रोग्रामिंग चेंज कर दी गई थी। लेकिन फिर भी विल लगातार रोबोट को बोल रहा था कि वो दोनों एक टाइम पर दोस्त हुआ करते थे और उसने अपने अंदर से प्रोग्रामिंग वाली चिप ही बाहर निकाल ली जिसमें कि उसे डॉक्टर स्मिथ की बातें माननी थी। यानी कि वो एआई रोबोट
रोबोट फिर से विल की बात मानने लगा है। अब यहाँ पर रॉबिन्सन और डॉन एक दूसरे से बातें करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, लेकिन डॉन बताता है कि हम पावर कोर के बिना अपनी स्पेसशिप को स्टार्ट ही नहीं कर सकते और बड़े वाले विल ने बताया था कि इस जगह पर पावर कोर के भंडार पड़े हुए हैं। इसीलिए अब रॉबिन्सन बहुत ज्यादा सोचने के बाद डॉन से कहता है कि तुम विल को अपने साथ लेकर चले जाओ और मैं पावर कोर को जल्द से जल्द लेकर आता हूँ। दरअसल ये पावर कोर की मदद से स्पेसशिप के इंजन को फिर से इग्नाइट किया जा सकता था, जिससे कि उनकी स्पेसशिप पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी और वो यहाँ से चले जाएंगे। रॉबिन्सन के बहुत ज्यादा कहने पर डॉन स्मिथ को लेकर बबल से बाहर निकलने लगता है। डॉन और विल जब अपने स्पेसशिप के रास्ते में जा रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर नॉर्मल वाला डॉक्टर स्मिथ मिलता है जो अभी तक मरा नहीं था। डॉन इंसानियत के नाते डॉक्टर स्मिथ को उठाता है और उसे अपने साथ स्पेसशिप में लेकर आता है और अब पूरे टीममेट चोटिल हुए लोगों का इलाज करने लगे थे। यहाँ टाइम मशीन के अंदर बड़ा वाला विल उसे पूरी तरीके से ठीक कर चुका था और उसके अंदर से जाकर कंट्रोल करना होगा कि तुम्हें पास्ट में जाना है या फिर फ्यूचर में। पर विल जैसे ही टाइम मशीन के बाहर निकलता है तभी क्रिएचर वाला डॉक्टर स्मिथ उसके सामने खड़ा था। विल तो उसे देखकर तुरंत ही पहचान गया था कि ये तो डॉक्टर स्मिथ है, लेकिन विल को एक और बात पता चली होती है क्योंकि उसने इतने सालों में यहाँ पर एक भी मकड़ियों को नहीं देखा। यानी कि वो क्रिएचर वाला डॉक्टर स्मिथ ही होता है जिसने की विल की फैमिली को खत्म कर दिया था। डॉक्टर स्मिथ ने विल को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो चाहता था कि मैं टाइम मशीन बनाऊं और वो कब्जा कर ले। ये बातें सुनने के बाद डॉक्टर स्मिथ हंसने लगता है क्योंकि ये रियलिटी थी। डॉक्टर स्मिथ ने तो अपने सारे कपड़े निकाले और एक खतरनाक क्रिएचर यानी कि सुपर स्पाइडर में कन्वर्ट होने लगा। उसकी तो पूरी बॉडी एकदम अजीब तरीके से हो जाती है, साथ ही साथ उसका सर एकदम जिराफ जैसा बन चुका था। यानी कि रेडियो एक्टिव स्पाइडर्स को काटने की वजह से ह्यूमन डीएनए हाइब्रिड हो गया और डॉक्टर स्मिथ को एक अजीब ही टाइप का क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ डॉक्टर स्मिथ कहता है कि मैं तुम्हारी टाइम मशीन का यूज करके पृथ्वी पर जाऊंगा और सारे इंसानों को धीरे धीरे मारकर अपने पेट में रखे गए स्पाइडर्स के बच्चों को जन्म दूंगा, जिससे कि आखिरकार इंसानी सभ्यता पृथ्वी से खत्म हो जाएगी और अंत में हम स्पाइडर्स का ही वहाँ पर राज होगा। डॉक्टर स्मिथ विल को पकड़ता है और उसे बेहोश करके फेंक देता है। यानी कि अब वो टाइम मशीन यूज करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। बट तभी वहाँ पर विल के फादर रॉबिन्सन आ जाते हैं जो क्रिएचर वाले डॉक्टर स्मिथ से लड़ाई कर रहे थे। रॉबिन्सन ने तो चालाकी दिखाते हुए डॉक्टर स्मिथ के बॉडी पर डैमेज दे दिया होता है, लेकिन उतना हमले की वजह से भी डॉक्टर स्मिथ को कुछ भी नहीं होता। वो तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है रॉबिन्सन के ऊपर। उसने तो रॉबिन्सन को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दी। पर तभी रॉबिन्सन कहता है कि हम लोगों ने उन रेडियो एक्टिव मकड़ियों को अच्छे से स्टडी किया था। वो जब भी कहीं पर अपने या अपने साथी के बॉडी पर डैमेज देखती थी तो उन्हें ही खाने लग जाती हैं। कुछ देर में अचानक होता भी ऐसा ही है। डॉक्टर पेट के अंदर जो सारी मकड़ियां मौजूद थी अब वो धीरे धीरे बाहर निकल के स्मिथ के चेहरे और बॉडी पर लगे हुए घाव को खाने लग जाती हैं। इन सारी चीजों से डॉक्टर स्मिथ को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर उसने ये चीज कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि उसके ही बच्चे उसे खा जाएंगे। रॉबिन्सन मौका देखकर चौका मारता है और क्रिएचर वाले डॉक्टर स्मिथ को चालू हुए टाइम मशीन के अंदर फेंक देता है, क्योंकि टाइम मशीन जब भी एक्टिवेट होती थी तो उसके चारों तरफ स्पेस टाइम का एक सर्कल बन जाता था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन अब उसके अंदर गिरने के बाद क्रिएचर वाले डॉक्टर स्मिथ की पूरी बॉडी डिटोरिएट हो जाती है और अब उसके टुकड़े टुकड़े होने के बाद क्रिएचर वाले डॉक्टर स्मिथ की वहीं मौत हो गई थी। रॉबिन्सन देखता है कि उसका फ्यूचर वाला बेटा विल अभी भी वहीं बेहोश पड़ा था, इसीलिए वो तुरंत उसे जाकर बचाता है और होश मिला देता है। रॉबिन्सन अपनी फ्यूचर वाले बेटे विल को सही सलामत देखकर काफी खुश हो गया था, लेकिन अब टाइम मशीन का यूज करने पर ये पूरा प्लैनेट एकदम से भूकंप से गूंज उठता है, जिससे कि ये पता चल चुका था कि प्लैनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और अब रॉबिन्सन और विल स्पेसशिप को हवा में उड़ते हुए देख रहे थे, क्योंकि बाकी क्रू मेंबर्स ने यहाँ से जाने का ही डिसीजन ले लिया होता है। लेकिन स्पेस में जाने से पहले अचानक स्पेसशिप की टक्कर एक एस्टेरॉइड से हो गई थी, जिसके बाद वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। रॉबिन्सन और स्मिथ तो ये लम्हा देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि स्पेसशिप के अंदर बाकी सारे क्रू मेंबर्स के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली भी मौजूद थी, जो शायद इस खतरनाक धमाके में मर चुके होंगे। विल तो ये सारी चीजें कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो जल्द से जल्द टाइम मशीन के पास आता है और वो टाइम सेट करता है जब वो स्पेसशिप प्लैनेट से दूर जाकर उड़ने वाली थी। टाइम मशीन अब पूरी तरीके से सेट होने के बाद अब यहाँ पर विल ने अपने फादर रॉबिन्सन को उसके अंदर ढकेल दिया था, जिससे कि रॉबिन्सन उस समय में पहुंच जाते हैं जब स्पेसशिप लॉन्च होने वाली थी, यानी कि अपनी ओरिजिनल फैमिली के पास।
फ्यूचर वाला विल उन सभी को दूसरे पोर्टल से देख रहा होता है, लेकिन वो उनके साथ नहीं आ सकता था क्योंकि इस टाइम मशीन के अंदर से एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान ट्रेवल कर सकता है। अगर विल ने भी सेम टाइम पर जाने की कोशिश की तब वो किसी दूसरे डायमेंशन में ही पहुंच जाएगा और अब अगले ही मोमेंट में वो पूरा पोर्टल वहीं बंद हो जाता है, जिससे कि फ्यूचर वाला विल वहीं पर फंसा रह गया था। रॉबिन्सन को भी समझ में आया कि ये तो उसकी डेस्टिनी थी, बट अब उसे किसी भी हालत में अपनी पूरी फैमिली को लेकर इस तबाह होने वाले प्लेनेट से बाहर निकलना होगा। वो सब स्पेसशिप के अंदर पावर कोर लगाने के बाद एक्टिवेट करते हैं और चल पड़ते हैं स्पेस की तरफ। लेकिन यहाँ पर रॉबिन्सन को तो पहले से पता था कि उनकी एक एस्टेरॉइड से टकराने के बाद स्पेसशिप पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए रॉबिन्सन अपने क्रू मेंबर से कहता है कि हमें ऊपर की तरफ जाने के बजाय कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम जल्द से जल्द अंतरिक्ष में पहुंच जाएं। और तभी रॉबिन्सन को उस प्लेनेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद दिखाई देता है। विल ने अपने फादर रॉबिन्सन को बताया था कि ये छेद प्लेनेट के अंदर बहुत सालों से है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ को जोड़ता था। यानी कि रॉबिन्सन अपने स्पेसशिप को इसके अंदर लेकर जाकर एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल फोर्स का यूज कर सकता है, जिससे कि उनकी स्पेसशिप को बूस्ट मिलेगा और वो जल्द से जल्द अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। रॉबिन्सन और डॉन मिलकर स्पेसशिप को कंट्रोल करने लगे थे प्लेनेट के अंदर जाते हुए। बहुत ही लंबी दूरी तय करने के बाद आखिरकार इतनी ज्यादा बूस्ट मिलने की वजह से रॉबिन्सन की पूरी स्पेसशिप अंतरिक्ष में निकल चुकी थी। लेकिन अब टाइम मशीन के रिएक्शन के कारण वो पूरा प्लेनेट भी ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि उस जगह पर एक बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट हो गया था, जो अपने आसपास मौजूद सारी की सारी चीजें अंदर खींचने लगा। एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि उनकी स्पेसशिप भी ब्लैक होल के अंदर खींची चली जाएगी, पर तभी डॉन ने हाइपर ड्राइव करने का डिसीजन लिया, जिसमें कि वो अपनी स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाकर अल्फा प्राइम वाले प्लेनेट की तरफ निकल पड़ेंगे। डॉन के ऐसा करते ही स्पेसशिप की स्पीड दुगनी हो जाती है, जिससे कि वो ब्लैक होल के इफेक्ट को एकदम से नलीफाई करके आगे निकल पड़े थे। अगले ही मोमेंट में उनकी स्पेसशिप किसी दूसरे डायमेंशन में गायब हो जाती है और उस समय के बाद किसी को नहीं पता था कि उनकी स्पेसशिप गई कहां। इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस स्टोरी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।